हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एब्जॉर्प्शंस बाय रूट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 4 है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शंस बाय रूट में। रूट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। रूट्स न केवल प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखते हैं या फिर उसको सीधा खड़ा रखने का काम करते हैं, इसके साथ साथ ही ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं इसका लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन होता है, जो कि हेल्प करता है इसको वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करने का। और ये वाटर मिनरल ये सॉइल से एब्जॉर्ब करके इसके हर एक पार्ट्स में, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, इन सारे पार्ट्स में पहुंचाते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे वाटर का रिक्वायरमेंट क्यों होता है प्लांट्स को। वाटर का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा दूसरा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में प्लांट क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट करती है ताकि प्लांट कूल हो सके। ठीक है, तो ये प्लांट को कूल करने के लिए एक प्रोसेस है। एंड इसका एक एडिशनल बेनिफिट भी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि जो कुछ भी जो होता है ना, ये वाटर जो कुछ भी ये अपना ट्रांसपोर्ट करना होता है, चाहे जो ये फूड बनाते हैं उसको, तो ये लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए इसको लिक्विड फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तीसरा होता है मैकेनिकल स्टिफनेस। ये जो होता है प्लांट प्रोवाइड टर्गिडिटी मतलब होता है कि ये प्लांट जो होता है ना, टर्गिट होना मतलब ये क्या बोल सकते हैं, जैसे सिकुड़े नहीं होते, बिल्कुल फुल टारगेट में होते हैं, जिससे इसमें स्टिफनेस मतलब इनमें एक हार्डनेस बना रहता है, इसके टिश्यूज़ में एक हार्डनेस बना रहता है, अदरवाइज ये जो होते हैं ना ये सॉफ्ट होते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये वाटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है रूट्स का, जिसकी वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए एबल है। तो सबसे पहले रूट्स में 3 एबिलिटी होते हैं जिससे ये वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। पहला होता है इसका ह्यूज सरफेस एरिया, दैट मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स होते हैं, जिसको रूटलेट्स कहते हैं, या फिर रूट हेयर्स होते हैं। ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है रूट हेयर्स क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये रूट हेयर्स के के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो उसका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है, आसपास के सॉइल वाटर के कंसंट्रेशन से काफ़ी हाई कंसंट्रेशन होता है। तीसरा, ये रूट हेयर्स जो बने होते हैं वो बिल्कुल वन सिंगल सेल के बने होते हैं, दैट मीन्स काफ़ी थीन वॉल होता है इसका। थीन वॉल होने की वजह से वाटर आसानी से इसमें एंटर कर सकता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट का कि कैसे ये सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग एक छोटे से प्लांट को जो कि सीड होता है, सीडलिंग्स, अभी जो जस्ट वो उसमें लीफ प्रिपेयर होना स्टार्ट हो रहा है, अगर उसके रूट्स को हम लोग देखेंगे तो इस तरह से देखिए उसमें कम से कम मिलियंस इस तरह के रूट हेयर्स निकले रहते हैं। बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स मतलब बहुत पतले बिल्कुल हेयर लाइक रूट्स होते हैं। और अगर इन सारे रूट्स को अगर हम लोग मिला दें तो सोच सकते हैं कि इसका लेंथ जो होगा ना कुछ किलोमीटर तक चला जाएगा। दैट मीन्स ये सारे पतले पतले हेयर्स लाइक रूट्स जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिंगल रूट की जगह पे अगर बहुत सारे रूट हेयर्स होने से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से ये अपने वाटर के जितना भी रिक्वायरमेंट है वाटर को उसको वो फुलफ़िल करता है।
दूसरा है रूट हेयर्स में जो सेल सेप होते हैं, ये बताया अभी मैंने कि उसके सेल सेप जो होते हैं काफ़ी हाई कंसंट्रेशन के होते हैं। हाई कंसंट्रेशन का रूट सेल सेप होने की वजह से क्या होता है कि इसके हाई कंसंट्रेशन का देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से रूट हेयर्स में के जो रूट हेयर्स के क्या कर सकते हैं, उसमें सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका साइटोप्लाज्म दिखा रहा है। इसका साइटोप्लाज्म है, इसमें वॉक्यूल्स होते हैं। ये कंसंट्रेशन जो होता है ना इसका काफ़ी हाई होता है। और कंसंट्रेशन हाई कैसे होता है, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूट्स डिज़ोल्व होते हैं। ये सॉल्यूट्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये एक तरह के सॉल्ट होते हैं, सॉल्यूट सॉल्ट, जो कि इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। और अगर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर सॉइल का कंसंट्रेशन कम होगा तो वाटर ऑटोमेटिकली हम लोग पढ़ा है ऑस्मोसिस प्रोसेस से अंदर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस जब वाटर का इनटेक अंदर की तरफ होता है, ठीक है। फिर है कि रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो होते हैं ये देख सकते हैं हम लोग। रूट हेयर्स क्या होते हैं, एक्चुअली इसके एपिडर्मल सेल का ही एक्सटेंशन होता है। ये एपिडर्मल सेल, ये जो फर्स्ट लेयर रूट का जो होता है एपिडर्मल सेल, ये इस तरह से एक्सटेंड हो गया है और ये एक्सटेंड हो करके ये रूट हेयर बनाता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं इसका सेल वॉल क्या है, ये सिंगल सेल का बहुत ही पतला ये सिंगल सेल का बना हुआ रहता है एपिडर्मल सेल। और इसका जो ये वॉल है ये काफ़ी पतला होता है एंड ये थीन एंड परमेबल होने की वजह से आसानी से वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है अपने अंदर आने को। तो फ्रीली इसमें वाटर ये एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एक्चुअली वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ये तीन एक्चुअली 5 प्रोसेस के कम्बिनेशन से होता है। फर्स्ट हो गया प्रोसेस है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये इम्बिबिशन, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड टर्गिडिटी एंड प्लासिडिटी। इन सारे का डिफिनेशन आपको अच्छे से लर्न रखना है क्योंकि ये डिफिनेशंस भी इसके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्बिशन में आते हैं। इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिससे कि कोई भी प्लांट सेल, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो, वो प्लांट को एब्जॉर्ब करने का इसका कैपेसिटी होता है। ये प्लांट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि ये प्लांट सेल बने होते हैं सेलुलोज या प्रोटीन के बने होते हैं। और ये प्लांट सेल जो सेलुलोज प्रोटीन के बने होते हैं इनको वाटर से कुछ ज़्यादा ही एफिनिटी होता है, ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है इनको वाटर, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि रेनी सीजन में हम लोगों के डोर जो होते हैं ना वो नीचे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्वेल हो जाते हैं, जिससे कि वो आसानी से खुलते बंद नहीं होते। तो ये भी एक इम्बिबिशन का है। तो यहाँ पर जो वुड है वो एक्चुअली डेड सेल्स है, ठीक है, डेड प्लांट सेल्स है, फिर भी इसमें इम्बिबिशन होता है। एंड दूसरा हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग ड्राई सीड्स को, अगर जैसे चने हैं, हम लोग उसको चने को पानी में डाल करके 5-6 घंटे छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल हो जाते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके इम्बिबिशन के हैं। तो इससे आपका एक छोटा मोटा रीजनिंग भी आ सकता है कि क्यों रेनी सीजन में ये डोर्स जो होते हैं स्वेल हो जाते हैं, क्या प्रोसेस है ये भी आ सकता है। दूसरा प्रोसेस है डिफ्यूज़न, जिसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न सबसे पहले समझिए, डिफ्यूज़न में क्या होते हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस के मतलब फ्री मूवमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, मूवमेंट के फ्री मॉलिक्यूल्स। तो इसमें याद रखिएगा कि डिफ्यूज़न में चाहे आपका वाटर हो या गैस हो, लिक्विड हो या फिर कोई सॉलिड हो, ये सारे का फ्री मूवमेंट होता है, मतलब एक जगह से ये दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये कैसे मूव करते हैं, जहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन जहाँ है, उससे ये लो कंसंट्रेशन के एरिया में आसानी से मूव करते हैं। और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डिफ्यूज़न का, हम लोगों ने 9th क्लास में ये जो पढ़ा था कि जब अगर हम लोग कोई ये
डियो या परफ्यूम हम लोग अगर एक रूम में स्प्रे करते हैं तो इसका ये स्प्रे आना क्या होता है, इसका स्मेल पूरे घर में आ जाता है। तो ये क्या होता है, जहाँ पर स्प्रे किया जाता है वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है। ये जब एयर मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो जाते हैं तो ये सभी जगह धीरे धीरे, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को समझने का। लेकिन इसमें यहाँ पर दोनों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट कांटेक्ट होने का मतलब इन दोनों को, जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया हवा में, तो यहाँ पर हवा के थ्रू ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जिसकी वजह से हवा से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर कोई हवा नहीं है तो दोनों के बीच कोई ऐसा पतला मेम्ब्रेन होना चाहिए जिसके थ्रू ये आपस में दोनों कंसंट्रेशन वाले सॉल्ट रीजन जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। इसको हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि प्लेस अ शुगर क्यूब और स्मॉल टैबलेट ऑफ अ सॉल्युबल डाई। हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी कलर जैसे क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेते हैं, इसको अगर हम लोग एक बीकर में डाल देते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पर ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट होता है, आप कभी कभी आपके पास कोई टैबलेट हो, कलरफुल टैबलेट जैसे डाइजीन वगैरह होता है, उससे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डाइजीन को आप क्या करिए, एक ग्लास में ये कांच के ग्लास में आप डाल दीजिए। देखिएगा जहाँ पर वो धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वाटर में डिज़ोल्व होने लगता है, तो वहाँ उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ से वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप वो डाइजीन के मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे। तो इसी तरह क्रिस्टल्स और पोटेशियम परमैंगनेट के होते हैं कि वहाँ पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे यहाँ पर ये जो होता है सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगते हैं। धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स से आपस में कनेक्टेड है, तो ये स्प्रेड होने लगेंगे और धीरे धीरे आपका पूरा का सब पूरा सॉल्यूशन कलर्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग घर में भी कर सकते देख सकते हैं। डाइजीन का टैबलेट एक लीजिए, एक ग्लास वाटर लीजिए और इसमें आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दोनों के बीच कोई ऑब्स्टिकल नहीं था, ये मूवमेंट के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं था, आसानी से वाटर मूव कर सकते थे, इसलिए वाटर यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट ये होना ज़रूरी है। और ये आप डिफिनेशन तो लर्न कर ही लीजिएगा। ऑस्मोसिस पे आते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में सबसे बड़ा जो होता है डिफरेंस है, इसमें ये सब कुछ को अलाउ करता है। फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, वाटर, लिक्विड सब कुछ होता है। बट सॉल्वेंट ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को ही के मूवमेंट को ही हम सॉल्वेंट कहते हैं। ऑस्मोसिस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को ही करता है। इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। वाटर का कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन आपका उसमें सॉल्यूट कम होना चाहिए। दैट मीन्स वो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा तभी वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा। और यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन हाई से लो कंसंट्रेशन, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होना चाहिए। और इसमें कोई ये नहीं है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और इसमें ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये आपस में अटैच होने चाहिए। ये दोनों कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन जिसमें है वाटर का और लो कंसंट्रेशन वाटर का, ये दोनों सॉल्यूशन तो दोनों में अगर डिफरेंस दिया गया तो हम लोग दो डिफरेंस देखें। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दोनों अटैच्ड होने चाहिए। इसमें सारे सबका फ्री मूवमेंट है, इसमें केवल वाटर का फ्री मूवमेंट है। अब हम लोग इसमें दो पढ़ते हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होता है अंदर की तरफ। एंडो मतलब क्या हो गया, इनवार्ड। ऑस्मो मतलब हो गया पुश, मतलब या अंदर की तरफ जो जिसको पुश किया जा रहा है आने को। तो ये क्या है, एक्चुअली क्या है, वाटर का अंदर की तरफ मूवमेंट है। मतलब इनवर्ड डिफ्यूज़न ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तब कब, जब बाहर का इन्वायरमेंट, मतलब बाहर जहाँ पर वो रखा गया है वहाँ का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, तो वाटर अपने आप क्या होता है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन
कर सकते हैं, हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में वो अपने आप आ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये किशमिश, रेजिन्स जिसको कहते हैं। रेजिन्स को अगर हम लोग वाटर में डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो रेजिन्स के अंदर का जो कंसनट्रेशन होता है उसमें वाटर का कंटेंट बहुत कम है, इसलिए उसको हम कंसनट्रेटेड कर सकते हैं। और रेजिन्स के बाहर जो वाटर है वो क्या है, वो लेस कंसनट्रेटेड है, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें वाटर का कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डाइल्यूटेड है, इसलिए वाटर जो होता है अंदर की तरफ, किशमिश के अंदर की तरफ आ रहे हैं। ऑस्मोसिस में है, ऑस्मोसिस एक्जोऑस्मोसिस में होता है। एक्जोऑस्मोसिस वाटर बाहर की तरफ जाते हैं, तब हम लोग इसको एक्जोऑस्मोसिस कहते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें वाटर का बाहर की तरफ मूवमेंट होता है। तो ये तब हो सकता है जब किसी सेल को, अगर हम लोग किसी सेल को एक हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देते हैं, किसी भी प्लांट सेल को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसमें कि वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया और उसमें किसी सेल को डाल देंगे, तो इस केस में क्या होगा, सेल का वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो सेल का जितना भी जो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है उसका वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिससे वो सेल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपको मिलेंगे इस तरह के, इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से आपको बना के रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसको किसी हम लोग एक्सपेरिमेंट से कैसे दिखा सकते हैं, तो इसमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं करना है, एक शुगर सॉल्यूशन ले लेना है। शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर का बहुत ही कंसनट्रेटेड, जिससे हम लोग बोल सकते हैं जैसे रसगुल्ले के रस हो गए, उस तरह का सॉल्यूशन हो गया जो बहुत हाईली कंसनट्रेटेड है। और इसके माउथ पे ये देख रहे हैं, ये शुगर सॉल्यूशन जो है, ये थिसल फनल के माउथ पे हम लोग एक सेलोफेन पेपर लगा देते हैं। सेलोफेन पेपर जो एक्चुअली यहाँ क्या काम करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। और इसको हम लोग इस फनल को डाल देते हैं एक बीकर में, और बीकर में पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अंदर है हाईली कंसनट्रेटेड जिसमें कि सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, वाटर कम है। बाहर क्या है, वो बाहर केवल वाटर है जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, तो इसमें एक्सो होगा कि एंडो होगा, तो इसमें बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से पानी अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसको इसलिए हम लोग एंडोस्मोसिस कहेंगे। और ये सिंस ये सेलोफेन पेपर केवल वाटर को अंदर जाने देता है, अंदर के सॉलिड पार्टिकल्स बाहर नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए कुछ दिनों देर बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो इनिशियल लेवल यहाँ था, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ के यहाँ फाइनल लेवल यहाँ हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेवल बढ़ा है ये एक्चुअली क्या है, पानी के अंदर एंडोस्मोसिस की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग को हो गया। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अब उल्टा कर देते हैं। अब हम लोग शुगर सॉल्यूशन को बाहर ले लेते हैं और वाटर को अंदर ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग शुगर को बाहर लेंगे और वाटर को अंदर लेंगे, तो इस केस में वाटर जो है बाहर की तरफ आएगा, और जिससे कि इसका लेवल नीचे गिरेगा। तो ठीक इसी तरह हो सकता है, इसी को हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस केस में जो होता है, लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग रबर सीट या मसलिन क्लॉथ लेते हैं इंस्टेड ऑफ सेलोफेन बैरियर, तो क्या होगा, तो यहाँ पर रबर सीट अगर हम लोग इसके जगह ले लेते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, अगर हम लोग रबर सीट ले लेते तो रबर सीट क्या होता है, इम्परमेबल है। रबर जो होता है ये सेमी परमेबल नहीं होता, इसलिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स को आने जाने नहीं देगा, ना आने जाने नहीं देगा, तो लेवल जो होता है हम लोगों का चेंज नहीं होगा। और इसके जगह अगर हम लोग मसलिन क्लॉथ्स लेते हैं, मसलिन क्लॉथ्स में क्या होते हैं कि इसके ये काफ़ी इसके पोर्स काफ़ी हाई होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। they would not hold back even the sugar molecules and entire sugar solution will। और ये क्या करेंगे, ये शुगर मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, वो बाहर पास कर देंगे, क्योंकि ये तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी आने जाने दे सकते हैं। इसके पोर्स जो थे क्लॉथ के काफ़ी बड़े हैं, तो इससे सारे शुगर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो होता है एक फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक है। इसी तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए हम लोग विस्किंग बैग होता है, विस्किंग बैग को भी यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे
विस्किंग बैग का भी हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो ऑनेस्टली आप लोग रिव्यूज़ दीजिए और साथ ही हम लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम आपका वीडियो मुझे पसंद आया, या फिर आप इस तरह के और वीडियोस बनाइए। इससे मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो जाती हूँ क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मुझे मोटिवेशन देते रहिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊँ। टिल देन बाय।